बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बिल्कुल कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वह दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता था। रमेश के पिता वासुदेव जी बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। यह लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। बेटा, जीवन आराम करने के लिए नहीं है। मेहनत से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे तुम क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा हूँ। उन्होंने रमेश को कई बार समझाया, लेकिन रमेश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए रमेश की पिता की आंखों में चिंता और निराशा छलकती थी। भाई श्रीधर, ये लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? देखो वासुदेव, मेरे ख्याल से अब इसका इलाज है कि तुम इसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद इसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। आप सही कह रहे हो। शायद यही इसका हल है। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। कुछ ही दिनों में वासुदेव ने राधा नाम की लड़की से रमेश की शादी तय कर दी। राधा बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। राधा जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि रमेश का आलस्य दूर हो जाएगा। अब वो जिम्मेदार बनेगा। शादी के बाद भी रमेश की आदत नहीं बदली, बल्कि वह पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कब सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हुए, लेकिन ये बस सोता रहता है। अपने पति की इन हरकतों से राधा बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन राधा ने अपने ससुर वासुदेव के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप घर के बड़े हैं। लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। आपने अपने उस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? वो कुछ करता धरता नहीं है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, वो तुम्हारा पति है। तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहा है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद वासुदेव का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद रमेश को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन रमेश खाट पर लेटा आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख राधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो राधा? तुम जानती हो कब से काम की तलाश कर रहा हो, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। अरे करूँ तो कोई बड़ा काम करूँगा। बड़ा काम तुमसे होगा नहीं और छोटा काम तुम करना चाहते नहीं। आखिर करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है। देखना, एक दिन में बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो। तुम तो बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। क्या कहा? इज्जत? इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो। मेरी इज्जत जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना। तुम्हें खाना मानते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता।
तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। राधा की कड़वी बातें सुनकर रमेश भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास ना तो काम है ना पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया है। अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है राजू भाई, वो हमेशा मदद करते आए हैं, शायद इस बार भी कर। राजू भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब है, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हो अगले हफ्ते लौटा दूंगा। रमेश, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की जहमत उठाई। पूरे गांव में ऐसा कौन है जिससे तुमने उधार ना ली? भाई, इस बात सच में हालात बहुत खराब है। राधा ताने दे रही है, प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो रमेश, पर कब तक तुम दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? क्या कभी सोचा है खुद के पैरों पे खड़े होने के बारे में? देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। रमेश की यह बेपरवाह बात सुनकर राजू का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो है, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेके लौटाने का नाम ही नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। राजू के ताने सुनकर रमेश अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वो थक कर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अब भी वो अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ उसकी ओर आता दिखाई दिया। है भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये मुखिया जी तो मुझसे पैसे के लिए ही आए होंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया रमेश, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना के रखा है। तुझे अपनी चालाकियां और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो तू कब का चुका देता। तेरे बहाने की कोई कीमत नहीं है। तुझसे बढ़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर रमेश समझ गया कि वो आज बचने वाला नहीं। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। तभी रमेश की पत्नी राधा आ जाती हैं और मुखिया जी से कहती हैं, मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। राधा, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी रमेश? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख दे। तुम सही कह रही हो। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूँ। हमारे पास 2 बैल है। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूँ। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूँ। अगली सुबह रमेश एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे पास 2 बैल है। मैं आपको एक बैल दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तुमने काम की बात की है। जा, अपना बैल ले आ। रमेश अपने बैल में से एक बैल मुखिया जी को सौंप देता है और रमेश अपनी पत्नी राधा के पास जाता है। राधा, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है। अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? राधा, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया। उनके कर्ज के बदले अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों? इसमें क्या गलत किया? आप बेवकूफ है क्या? एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फुट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है। अब मैं क्या करूं? राधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी।
रमेश शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। रमेश जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश चारों ओर देखता है। दूर पेड़ के दूसरी तरफ एक साधु बाबा प्यास से बेहाल होकर जमीन पर गिरे हुए थे। उसने बाबा के चेहरे पर पानी छिड़का और फिर उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद बाबा होश में आ गए। धन्यवाद बेटा, तूने मेरी प्यास बुझाई। अब सुन, मैं जानता हूँ कि तुझे कौन सी परेशानी सताती है। बाबा, आप मेरी परेशानी कैसे जानते हैं? बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूँ। गांव का मुखिया तेरा एक बैल ले गया है। तूने गांव वालों से कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है। तेरी पत्नी भी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाए। बाबा, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर मैं इन सब का हल नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। घबराओ मत बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। ईश्वर पर भरोसा रख और सच्चे मन से प्रयास कर। लेकिन याद रखना, दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा असली कर्तव्य है। बाबा, मुझे इस बार इस संकट से निकाल दीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए। मैं आपकी कृपा और सलाह का हमेशा आभारी रहूंगा। ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि तेरे पास बैल नहीं है और तेरे खेत खाली पड़े हैं, पर अब सुन, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। आज से तेरे अंदर 100 बैलों की ताकत होगी। तू जो भी काम करेगा उसमें थकान नहीं महसूस होगी। अब बस तू पूरी लगन और मेहनत से काम कर। धन्यवाद बाबा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब जी मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपना जीवन बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए रमेश को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। रमेश भी अपने भीतर नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ वहां से चल पड़ा। अगली सुबह जब राधा ने उठकर देखा तो रमेश बिस्तर पर नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए खेतों की तरफ गई। वहां उसने देखा कि रमेश अकेले ही पूरे खेत का काम कर रहा था, वह भी बिना बेलों की मदद के। यह देखकर राधा भी हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतने मेहनती हो गए? ये तो बिना किसी मदद के पूरा खेत अकेले ही जोत रहे हैं। ये तो कमाल हो गया। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि रमेश बिना किसी मदद के खेत का सारा काम कर लेता है, वो भी बिना थके। गांव के लोग भी अब उसे अपने खेत में काम करने के लिए बुलाने लगे। आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में काम करते हैं। आप न सिर्फ अपने खेत बल्कि पूरे गांव के खेतों का भी काम कर देते हैं और जरा भी आराम नहीं करते। आपको थकान नहीं होती क्या? आखिर ये क्या हो गया है? तुम्हें पता नहीं राधा, लेकिन मैं कितना भी काम कर लूं, मुझे थकान महसूस नहीं होती। लगता है ये बाबा जी का आशीर्वाद है। फिर रमेश ने राधा को साधु बाबा के आशीर्वाद के बारे में बताया। अच्छा जी, ये बात है, ठीक है, आप जाइए, अपना काम खत्म कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। रमेश के जाते ही राधा वो पुराने बरगद के पेड़ के पास जाती हैं, जहां रामू को साधु बाबा का आशीर्वाद मिला था। थोड़ी देर बाद साधु बाबा वहां आते हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। रमेश की मेहनत तो अब अद्भुत हो गई है। वो बिना थके दिन रात काम करता है, लेकिन मुझे डर है कि ये कहीं उसकी सेहत के लिए हानिकारक न हो। वो अब बहुत काम करने लगा है और खुद को बहुत थका रहा है। क्या ये सही है? क्या हमें कुछ सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? ये बात सुनकर साधु बाबा भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। वे समझ गए कि राधा का उद्देश्य रमेश की मदद करना था, लेकिन अब उसे अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटी, मैंने ही रमेश को यह वचन दिया था। तुम मुझसे क्या चाहती हो, ये बताओ। बाबा जी, मैं चाहती हूँ कि आप वो वचन वापस ले लें। रमेश अब अपनी मेहनत से अपने रास्ते पर चलना चाहता है। उसकी मेहनत ही उसकी असली ताकत है और उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने देना चाहिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। अब से रमेश पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन याद रखना, असली शक्ति उसकी मेहनत में है। राधा वापस घर लौट आई और उसने सारी बात रमेश को बता दी। रमेश, बाबा जी ने अपना वचन वापस ले लिया है। अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। मुझे लगता है कि अब तुम अपनी पूरी ताकत से काम करोगे। कोई बात नहीं राधा, अब मुझे ये समझ में आ गया है
कि मेहनत ही सब कुछ है। मैं अब अपनी मेहनत से काम करूंगा। और देखो, अब हमारी फसल भी बहुत अच्छी है। हम उधारी छुपता करके अपना बैल वापस ले लेंगे और फिर मेहनत से काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि आप लोग हमारी ऐसी स्टोरी वीडियोस देख सको। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।